बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज जो है वो कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और ख़ासकर PTI में जो इख्तलाफात चल रहे हैं उसमें वकला अब एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए, उस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। डिटेल से आपको बताएंगे कौन सा वकील जो है वो क्या कह रहा है मुलाकातों को लेके, और इस पर बानी PTI जो है अब उन्होंने क्या अहकामात जारी किए हैं। इसके अलावा आज जो है वो एक अच्छी खबर भी आई, और वो ये कि PIA को 20 साल में पहली दफ़ा मुनाफा हो गया। ये कैसे हो गया मुनाफा, क्यों हुआ, और अब क्या अब भी जो है वो PIA को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, इस पर भी हम चल के बात करेंगे आगे। लेकिन एक अहम तरीन मुलाकात, उसका जिक्र करते हैं। शामी साहब, कल के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान के इशू के ऊपर, और मैंने आपसे पूछा था कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो कब अपना किरदार अदा करेंगे। वो बेलारूस जा रहे हैं, तो उससे पहले वो बलूचिस्तान क्यों नहीं जा रहे। आज डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब जो हैं वो मिलने के लिए नवाज़ शरीफ साहब से पहुँचे, मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद उन्होंने बाहर आके क्या फरमाया वो सुनते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दिखाइए जी। बलूचिस्तान जो 2 दहाइयों से ब्लीड कर रही है, मियाँ साहब चूँकि इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिशियंस हैं और हमारी उसके साथ एक ताल्लुक़ है, और हम उम्मीद रखते हैं, हमने उसको कहा है भी और वो राज़ी भी हो गए कि बलूचिस्तान के इशू में मैं अपना किरदार अदा करूँगा। बलूचिस्तान में कुछ दिन गुजारें और तमाम बलूचिस्तान के सियासी कायदीन से मिलें। इतने साल गुजर गए, अभी तक लोग यही सवाल पूछते हैं कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान का मसला सियासी है। उस सियासी मसले को सियासी हवालों से हल करने की ज़रूरत है, मुख्तसर है। बाकी जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, चाहे जो भी हों, वो काबिल मज़म्मत हैं। और इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने ये कंफर्म कर दिया है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। साहब ने इस तफसीली मुलाकात में बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात की, वहाँ के सुलगते हुए मसाइल को उजागर किया और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे बात भी की। बलूचिस्तान के अमन के लिए, बलूचिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए और जमहूरी रवैयों के फ़रोग़ के लिए, अपना डेवलपमेंट के लिए, तामीर व तरक्की के लिए अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। PMLN और ख़ास तौर पे कायदे मुस्लिम लीग ज़ाती तौर पे दिलचस्पी लेके अपना पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक रोल प्ले करेंगे, ताकि बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उनको सियासी तरीके से उनको इंगेजमेंट के ज़रिए हल किया जा सके। कितनी अहम मुलाकात शामी साहब ये? डॉक्टर मालिक बलोच जो हैं, ये इनका तुर्बत से ताल्लुक़ है और ये बलूचिस्तान के वज़ीर आला रहे और 2.5 साल तक, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के साथ इनकी कोलिशन थी। बिल्कुल। तो उसमें यह तय पाया कि 2.5 साल तक किसी के पास भी अक्सरियत नहीं थी। सही। तो मखलूत हुकूमत बनी। तो पहले 2.5 साल डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने वज़ारत आला का मनसब संभाला, और उनके बाद फिर नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो है वो वज़ीर आला मुंतखब हुए। तो एक तवील तजर्बा है उनका, आँखों के माहिर हैं, माहिर अमराज चश्म। सही। और डॉक्टर भी वहीं से, बोलान मेडिकल कॉलेज से उन्होंने इम्तिहान पास किया मेडिकल का, और पॉलिटिक्स में आए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे, फिर पॉलिटिक्स में आए, और उन लोगों में नुमाया थे जो यानी पुरअमन तरीक़े से बातचीत के ज़रिए से मसाइल हल करने में यकीन रखते हैं, सियासी और जमहूरी तरीके जो खौफबख्श बदंजो साहब का स्कूल ऑफ थॉट था। और फिर अपनी पार्टी बनाई, नेशनल पार्टी। तो बहरहाल अब वो एक बड़ी मोतबर आवाज़ हैं, बड़ा उनका एहतराम है पूरे बलूचिस्तान में भी और पूरे पाकिस्तान में भी। सही। तो वज़ीर तालीम रहे हैं बलूचिस्तान के, वज़ीर सेहत रहे हैं, फिर वज़ीर आला रहे हैं, और उनके ज़माने में बहुत डेवलपमेंट का काम हुआ, तालीम में और हेल्थ के शोबे में बड़ी तब्दीलियाँ की गई, बड़े अदारे कायम हुए। तो एक बड़ी अच्छी यादें उनसे वाबस्ता हैं, और नवाज़ शरीफ साहब ने उनको दावत दी थी कि वो लाहौर तशरीफ़ लाएँ, उनसे मुज़ाकरात कर लें, बातचीत कर लें, और वो उन्होंने उसे कबूल किया, वो तशरीफ़ लाए। और ये हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि नवाज़ शरीफ जो हैं
वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे सीनियर सियासतदान हैं और उनकी बात जो है वो तवज्जो से सुनी जाती है। अख्तर मैंगल जो है वज़ीर आला रहे, वो भी मुस्लिम लीग नून जो थी उनकी हुकूमत में शामिल थी। मालिक बलोच जो हैं उनकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुश्तरका थी। और फिर यहाँ तो यहाँ है, अब हमारे हमसायों में भी वो बातचीत कर सकते हैं, उन पर एतमाद किया जाता है, उन्हें कदर की निगाह से देखा जाता है। भारत तो डॉक्टर मालिक बलोच साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। वो बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब जब भी मुनासिब समझेंगे अब वो बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। अख्तर मैंगल जो हैं वहाँ धरना दे के बैठे हैं। और अब ये हमारी जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनको भी जाना चाहिए वहाँ और अपने वफद भेजने चाहिए। जमीयतुल उलमा इस्लाम है, पीटीआई है, पीटीआई के कुछ लोग तो गए भी हैं। तो अब ये राब्ता कायम करें उनसे, उनके दिल पे हाथ रखें और मामलात नहीं होते। बाज़ औक़ात आप बस एक उलझते चले जाते हैं और बाद में पछताते हैं। तो हम कोई भी माशाल्लाह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं जाना चाहता, इसलिए सारी सूरत हाल को संभालना चाहिए और अपने दुश्मनों को मौका नहीं देना चाहिए कि वो इस पे कहका लगाएं। और अब देखें कि ये जो हमारी NGOs हैं, मतलब पिलडैट है और दूसरे अदारे हैं, उनको भी चाहिए कि यहाँ ऐसी कॉन्फ्रेंस से मुनक़द करें, बलोच रहनुमाओं को बुलाएं, यहाँ ख़ुद अपने वफूद वहाँ भेजें ताकि एक तबादला ख्याल हो और हमें मालूम हो कि क्या मामलात किस तरीके से तय करने हैं, क्या मुतालबात हैं। बुनियादी बात तो यह है कि जो शख्स भी पुरअमन जद्दोजहद कर रहा है ना, एहतजाज कर रहा है, धरना दे रहा है, हड़ताल कर रहा है, वो रियासत का दुश्मन नहीं है। ठीक है, उसको उसका एहतराम होना चाहिए। जो पुरअमन जद्दोजहद करने वाले लोग हैं उनसे बातचीत होनी चाहिए, खा उन पर कितना ही गुस्सा क्यों ना आए, वो धरना दे के बैठ जाएं, कोई सड़कें बंद कर दें, कोई अपने अमलाक जो हैं उनकी जद में आ जाए या कोई रास्ते जो हैं बंद हो जाए, सब कुछ हो, लेकिन इसके बावजूद उनसे बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। बातचीत खुली होनी चाहिए और उनसे उनके मसाइल जो हैं उन पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन बातचीत ना ये मतलब यानी कि पहली दफ़ा हो रहा है कि जी बातचीत होनी चाहिए, पहले भी हुई ना ये कि जो मुतालबात हैं, मिसाल के तौर पे ये जो अख्तर मैंगल साहब हैं, ये पिछली हुकूमत यानी खान साहब की हुकूमत उसमें भी 6 नुकात लेकर शामिल हुए, फिर उसके बाद अलहदा हो गए, उससे पहले भी मिसिंग पर्सनस हैं, उनका मसला उलझा हुआ है, अभी तक हल नहीं हुआ। अगरचे बहुत से लोग घर वापस आ चुके हैं और बड़ा उलझा हुआ मसला है। बहुत से लोग पहाड़ों पर चढ़ गए हैं, बहुत से बैरून मुल्क चले गए, उनको आप खाते में तो नहीं डाल सकते ना हमारी कानून नाफिज करने वाले अदारों के। लेकिन भारत सब चीज़ें बैठ के तय होंगी और एक दूसरे से एतमाद करना चाहिए एक दूसरे पर और आगे बढ़ना चाहिए। हमें कहीं रुक नहीं जाना चाहिए और एक दूसरे को अपना दुश्मन ना समझना चाहिए ना बनाना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, आपस में ज़ाहिर है कि मिल बैठने की आप बात कर रहे हैं, एक इशू ऐसा है, ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जो बंजर इलाकों को काबिल काश बनाने के लिए महफूज शहीद कनाल या 6 कनाल्स की जो बात हो रही है, उसमें आपस में अभी जो है वो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। तो ये मामला आपको कहाँ जाता दिखाई दे रहा है? क्या ये इसमें हुकूमत से अलहदा भी हो सकती है? इख्तलाफ इस बात पर है कि नहरें जो हैं नई निकाली जानी चाहिए या नहीं। और अब सिंध के लोग जो है ये कह रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि ये नहरें दरिया सिंध से निकाली जाएंगी और इससे सिंध का पानी जो है वो मुतासर हो जाएगा। वो कहते हैं सिंध में तो पानी वैसे ही नहीं है इस वक्त। हाँ जी, इस वक्त तो पानी की कमी है। एक तस्वीर पिछले दिनों आई, उसमें देखिए सर, तो वो दरियाए सिंध ऐसा लग रहा है जैसे कोई नाला जो है ना वो बह रहा है। पानी की कमी, बारिशें नहीं हुई और फिर गर्मी नहीं पड़ी, ग्लेशियर नहीं पिघले, तो जो पानी मामूल के मुताबिक भी दस्तयाब नहीं है। सही है। तो इस वक्त भी कहत पानी के कहत का एक सामना है और पानी जो है फिर हमें इस पर भी गौर करना पड़ेगा कि आबपाशी के तरीके भी तब्दील करने पड़ेंगे। अच्छा। ये जो हम पानी बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं खेतों को सैराब करने के लिए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इसराइल ने बहुत तरक्की की। ड्रिप इरिगेशन, सर मोइन भट्टू साहब हमारे साथ, ड्रिप इरिगेशन के जरिए। लेकिन बहरहाल मोइन भट्टू साहब हमारे आबपाशी के वजीर हैं, यानी आबपाशी नहीं, वाटर एंड पावर के, तो उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टू साहब। बात यह है
बुनियादी बात यह है कि हमारा कहना यह है, और पंजाब के जो हमारे दानिश्वर और हमारे सियासतदान ये बात कह रहे हैं कि जो पानी है वो पंजाब अपने हिस्से से इस्तेमाल करेगा या बारिश का पानी इस्तेमाल करेगा या वह पानी इस्तेमाल करेगा जो दरिया सतलुज में छोड़ा जाएगा और रावी में छोड़ा जाएगा इंडिया की तरफ से सैलाब के दिनों में। सही है। तो बहरहाल इसमें फिर जनूबी पंजाब में एक तनाज़ा खड़ा हुआ। वो कहते हैं कि अगर ये पानी इस्तेमाल किया जाएगा तो ये तो पानी जनूबी पंजाब जो है ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है, सही। तो वहां तो फिर सूखा पड़ जाएगा। तो एक खित्ते को सैराब करने के लिए दूसरे खित्ते को आप सुखा तो नहीं सकते। बिल्कुल। तो बड़ी वैसे हैं, बड़े नुक्ते हैं। तो हम वट्टू साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वट्टू साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब ये बताइए, माशाल्लाह आप अब पानी के और बिजली के वजीर हैं, आबी वसाइल आपकी दस्तरस में हैं, तो ये जो मुतालबा है हमारे सिंधी भाइयों का और फिर हमारा यहाँ जो अब तो जनूबी पंजाब से भी आवाज़ें उठ रही हैं, वहाँ भी एहतजाज शुरू होने वाला है कि अगर सतलुज से नहर निकालेंगे और उसमें दरिया रावी का और चनाब का पानी डालेंगे तो वो फिर जनूबी पंजाब क्या करेगा। तो ये एक आप इसको कैसे देखते हैं, ये मसला जो है इसको हल करने के लिए क्या आपके जहन में क्या नक्शा है? शामी साहब, आपने बड़ी तफसील से इसकी सारी बैकग्राउंड के बारे में फरमाया। मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि फ़िलहाल तो कोई बज़ाहिर ये ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि जितना भी पानी है तमाम सूबों को वो इरसा के कानून और असूल के मुताबिक जिन सूबों को जितना पानी उनके हिस्से का मिलेगा वो सूबा अपना हिस्से का पानी अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। और अगर फ़र्ज़ किया कि पंजाब के हिस्से का जो पानी है, जहाँ चोलिस्तान की नहर का इशू है, पंजाब ने चोलिस्तान वाली नहर को अपने हिस्से से पानी मुहैया करना है। उसका तरीका वो बाराबंदी करें, वो नहरों की जो है वो बंदिश करें, वो मुख्तलिफ़ टाइमिंग करें उनकी पानी की, ये उनका मसला है। लेकिन किसी दूसरे सूबे का जो पानी है, अब भी इस वक्त बावजूद इसके कि शॉर्टेज ऑफ वाटर है, लेकिन इस वक्त आज के दिन सिंध को 32,000 क्यूसेक पानी मुहैया किया जा रहा है, पंजाब को 34,000 क्यूसेक पानी मुहैया किया जा रहा है, बलूचिस्तान को 250 क्यूसेक मुहैया किया जा रहा है। इसी तरह KPK को 3,000 क्यूसेक जो पानी आज के दिन भी जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है उसके मुताबिक तमाम सूबों को उनके हिस्से की निस्बत से पानी जो है वो मुहैया किया जा रहा है। और इसलिए ये जो चोलिस्तान वाला नहर वाला मसला है वो फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि जो इरसा में जो उसको मंजूरी दी गई है वो पंजाब ने अपने हिस्से से पानी देना है। सर उस पर तो स्टे भी तो ले लिया ना। के लोग तो इस पर यकीन करने को तैयार नहीं ना। वो सरापा एहतजाज क्यों है? वो क्यों समझ रहे हैं कि उनके हिस्से का पानी जो है वो चोरी कर लिया जाएगा? वो महज उनकी एप्रीहेंशन है कि शायद उनके हिस्से का पानी कहीं इधर कन्वर्ट ना कर दिया जाए, और उसके लिए बाकायदा तौर पे जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है हमारा, एक टेलीमीटरिंग सिस्टम जो है ना वो अवेज़ा किया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है, जिससे पानी की हम वक्त तमाम सूबों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि क्या उनके हिस्से का पानी उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या उनके हिस्से का पानी किसी और को तो नहीं मिल रहा। वो तो हर वक्त 24 आवर वो चेक किया जा सकता है। इसमें मेरा ख़्याल है कोई ऐसे शक शुबात की कोई गुंजाइश नहीं है कि पानी किसी का किसी और सूबे को चला जाएगा या वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में कोई ये बात मानी तो नहीं जा रही ना। वहाँ तो एहतजाज हो रहा है। अब वकीलों ने ऐलान किया कि हम जनाब सड़क बंद कर देंगे और सिंध और पंजाब की सरहद पर धरना दे देंगे, हर तरह का ट्रैफिक रोक देंगे। तो जज्बात तो बड़े बिखरे हुए हैं वहाँ। तो इसका कोई इस पे पानी कैसे छिड़केंगे आप? ये मेरा ख्याल जो एतमाद का फुकदान पाया जा रहा है शामी साहब, ये आपस में मिल बैठ के इफ़हाम व तफ़हीम से
इस खदशे को दूर भी किया जा सकता है। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मुकम्मल हम आहंगी की इसमें गुंजाइश मौजूद है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जब चारों सूबों के नुमाइंदे और ख़ास तौर पे जो एग्रीव्ड प्रोविंसेस हैं वो अगर मिल बैठ के बात करें तो उनकी जो गलत फहमी है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकंसेप्शन बन चुका है, वो दूर हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला मुझे 100% यकीन है अमली इक़दाम क्या करेंगे इसके लिए? ये मसला हल हो जाएगा। अमली इक़दाम क्या करेंगे? यानी सीसीआई का इजलास अभी सूरत अभी शामी साहब सूरत हाल ये है कि इरसा के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सिंध हुकूमत जो है वो सीसीआई में उन्होंने अपनी कंप्लेंट जो है ना वो लॉन्च कराई हुई है। ठीक। अब सीसीआई की मीटिंग होने वाली है, उसमें जितने भी उनके खदशात हैं वो यकीनन दूर हो जाएंगे। कब होने वाली है? मगर ये भी साथ है कि सीसीआई जो कमेटी ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसकी मीटिंग उसमें सिंध हुकूमत ने अपने ये कंप्लेंट या जो भी उन्हें ग्रीवियंसेस या खदशात हैं वो उसके लिए कंप्लेंट की हुई है, जिसका अजलास होने वाला है, जिसमें मेरे ख्याल है चारों सूबे मिल के दोबारा उनके खदशात भी दूर करेंगे और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और पानी की जो तकसीम है वो जिस लिहाज से पहले ऑलरेडी इरसा के कानून के मुताबिक और जो ख़ास तौर पे 26 जनवरी 2025 में जो तमाम सूबों के नुमाइंदगान, चारों सूबों के सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और सेक्रेटरी इरीगेशन और फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा और फ्लड कमीशन का नुमाइंदा उसमें मौजूद था, उसमें मुतफ़िका तौर पे जो फ़ैसला हुआ उसके मुताबिक पानी की अब भी तरसील जारी है और कोई ऐसा बज़ाहिर इशू नहीं है। ये मेरा ख्याल शायद किसी गलत फहमी की बिना पर और गलत इन्फॉर्मेशन की बिना पर वहाँ एजिटेशन या इस पे जो एहतजाज हो रहा है। मगर जो नहर सतलुज से निकालने की बात हो रही है कि सतलुज का पानी इस्तेमाल किया जाएगा और रावी का पानी इस्तेमाल होगा, जो बारिश के दिनों में बारिश का पानी होगा या इंडिया सैलाब के दिनों में छोड़ेगा, वो तो जनूबी पंजाब के लोग कह रहे हैं वो पानी तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी। और सतलुज जो है जब सिंध ताश मुआहदे के तहत इंडिया को दे दिया गया तो वो जनूबी पंजाब के लोग तो परेशान हो गए और उनको ये इस पानी पे वो इन्हसार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये पानी अगर चोलिस्तान में चला गया तो वो क्या करेंगे? नहीं, वो शामी साहब पहले भी जो दरियाए सतलुज में पानी है वो सप्लाई किया जाता है BS लिंक जो नहर है, BS लिंक 1 और BS लिंक 2, उससे एक नहर है उसमें 9000 क्यूसेक सप्लाई उससे किया जाता है, एक से 13000 क्यूसेक सप्लाई किया जाता है। और उसी पानी में से जो आगे जो नहरें एक फोर्टाबाज की तरफ जा रही है उसी पानी में से ही जो चोलिस्तान की नहर जो नई बनेगी उसको भी उसी पानी से ही हिस्सा दिया जाएगा। जब फ्लड के दिनों में जो पानी आता है वो तो यकीनन वो तो चंद दिनों के लिए पानी होता है, वो उसकी मिकदार में तो इजाफा सप्लाई में तो हो सकता है लेकिन वो मुस्तकिल वट्टू साहब साथ राइट है ना हल है। हमें कमर ज़मान कायरा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया सर, पीपल्स पार्टी के सरकर्दा। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, मोइन भट्टू साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि सीसीआई का इजलास होगा, उसमें सिंध हुकूमत ने इरसा के फैसले के ख़िलाफ़ जो अपील की है वो ज़ेर समात आएगी और उस पर फैसला हो जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। आप इसे किस तरह महसूस कर रहे हैं कि जो सिंध में एहतजाज हो रहा है और जज्बात उबल रहे हैं, तो क्या मुदावा करना चाहिए इसका? शमी साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि इस वक्त यकीनन ये एक बड़ा कौमी कज़िया बन गया है और पानी क्योंकि बहुत हसास मैटर है, ये वो दरिया जो मुल्कों के दरमियान से गुजरते हैं, उन मुल्कों के दरमियान आपस में बड़ा सख्त कज़िया होता है और यहाँ पे एक मुल्क के अंदर से दरिया गुजरते हैं उसके सूबों के दरमियान भी इसकी तकसीम का बड़ा सीरियस इशू है। और फिर आगे आपको पता है कि नालों और मोगों पे पानी के एक एक घंटे पे लड़ाइयाँ और कत्लो गारत हो जाती है। तो ये इतना ये लाइफ लाइन है किसान की भी, सूबों की भी, कौम की भी। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की तकसीम हुई
और उस वक्त पानी का जो कौमी हमारा इस एरिया को तकसीम होता था पानी, जो एरिया हिंदुस्तान को के अंदर आया, जो हमारे सिस्टम से वो दरिया जो उसको फीड करते थे, उनका हिस्सा बकायदा जो इंडस बेसिन ट्रीटी के तहत बकायदा तय हुआ। हमारे यहाँ तो ये तस्वर है ना, पानी बेच दिया, ये कर दिया, फलां कर दिया, ये बिल्कुल गलत तस्वर है। बकायदा उनका हिस्सा उनको दिया गया, और अगर वो ना दिया जाता तो और बड़ी खराबी का इम्कान होता, उसके ऊपर रिकॉर्ड ना होता। चले खैर, वो लंबी बहस है। इस वक्त मसला यह है कि पाकिस्तान में पानी के इशू पे आपको पता है कालाबाग डैम, जिसके ऊपर एक बड़ा सीरियस कौमी मसला बना, एक बहुत बड़ा हिस्सा कौम का कहता है कि कालाबाग डैम बड़ा फिजिबल डैम है और उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक दूसरा तबका है जो कहता है कि नहीं, इससे हमारे सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो दुरुस्त कहते हैं या गलत कहते हैं, ये एक तरफ, उनके ऊपर परसेप्शन का एक इशू है। वो कहते हैं जी आप इससे नहरें निकाल लेंगे, हम कहते हैं नहीं निकालेंगे। वो कहते हैं डैम के अंदर डिजाइन में आपने नहर रख ली है, क्यों रखी थी? माजी में एक नहर निकाली गई दरिया सिंध से, जब हमने ये जो किया था ना जी हिंदुस्तान के साथ वायदा, तो फिर हमें ये करना पड़ा था कि दरिया सिंध का पानी जेहलम में, जेहलम का चिनाब में, चिनाब का रावी में, रावी का सतलुज और ब्यास में पानी फेंक के हम अपने डाउन स्ट्रीम जो एरियाज थे उनको फीड करते हैं। ये हमारा सिस्टम दोबारा डेवलप हुआ है। ये पाकिस्तान बनने के बाद ये निजाम बना, क्योंकि इन दरियाओं के अंदर अब आने वाला पानी खत्म हो गया। अब हुआ ये है कि इसके ऊपर आपने काम शुरू कर दिया। एक डिबेट हुई, किसी वक्त हुई होगी, किसी मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुई। जब कौमी इशू है, आपको इसकी हसासियत का इल्म है, तो फिर चाहिए था कि इसके ऊपर पहले कौमी इत्तेफाक राय किया जाता और इसको बड़े तरीके से हैंडल किया जाता। सिंध का मुकदमा अपनी जगह, सिंध के अंदर होने वाला एहतजाज बिल्कुल अपनी जगह, उसका इलाज वजीर आजम साहब ने दुरुस्त किया कि उसकी मीटिंग होनी चाहिए CCI की। काश ये मीटिंग मुतालबे से पहले होती। जब सिंध के CM ने लिखा, किसी को इल्म नहीं था, उस वक्त तक हार्ड लाइंस नहीं बनी थी, उस वक्त ये अगर CCI की मीटिंग कर ली जाती तो बहुत अच्छा होता। नहीं हुई, उसके नतीजे में हार्ड लाइंस आ गई। अब पंजाब के मुकदमे में भी बहुत जान है, ये नहीं है कि पंजाब का मुकदमा गलत है, उसमें भी जान है। पंजाब का भी लाखों एकड़ रकबा जो सैराब होता था हमारे दरियाओं के पानी से, वो रकबा अब हाउसिंग सोसाइटियों में आ गया है, वो अब मोटरवेज के अंदर आ गया है। वो बहुत सारे दीगर प्रोजेक्ट हैं जो पंजाब के, फर्ज करें आप जो है भेरा से लेके और रहीम यार खान तक जो मोटरवे जाती है, ये सारे का सारा नहरी इलाकों से, नहरों से शराब होने वाला इलाका था। लाहौर से सियालकोट मोटरवे सारा नहरों से शराब होने वाला इलाका था। तो इसी तरह लाहौर के गिरदोनवा में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, गुजरांवाला में, सरगोदा में, मुल्तान में, गरज, हर शहर के अंदर जो पिछले 30 साल में हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर रकबे आए हैं, ये सारा नहरी इलाके थे, इनका पानी तो था। तो फिर तो पानी बहुत, फिर तो खैरा साहब पानी बहुत फालतू होना चाहिए कि इन इलाकों का पानी बच गया। मैं इस पे एक और गुजारिश करता हूँ, उस पर भी गुजारिश करता हूँ। वक्त आपके पास थोड़ा है लेकिन मैं मुख्तर कर देता हूँ उसको। सवाल ये है कि जो हमारी नहरें हैं, जो नहरें पुरानी बनी थी, अब इनकी डीसिल्टिंग नहीं हुई। हमारे यहाँ अपर झेलम चलती है, अपर झेलम की जो कैपेसिटी है, अब उस कैपेसिटी से उसमें से कम पानी गुजरता है, इसलिए कि नीचे से सिल्टिंग हो गई है, डीसिल्टिंग नहीं हो रही। और बहुत सारे प्रॉब्लम है उसके। लेकिन सवाल ये है कि ये मुकदमे का इशू नहीं है, पंजाब वर्सेस सिंध का इशू नहीं है। सिंध का भी एक बड़ा ठीक मुकदमा है। पानी की तकसीम का एक फार्मूला तय है, जितना पानी सिस्टम के अंदर होगा उस पानी से प्रोपोर्शनेट शेयर मिलेगा हर सूबे को, उससे ज्यादा या कम नहीं ले सकता कोई सूबा। अगर सिस्टम के अंदर पानी कम हो गया, ये जैसे कि कहा जा रहा है और हुआ है बिकॉज मौसम की तब्दीली से, तो उसकी वजह से अगर पानी की किल्लत हुई है तो वो पानी की किल्लत किसी एक सूबे ने तो शेयर नहीं करनी, उसको उसके अंदर अगर 20% कमी हुई है तो 20% में से प्रोपोर्शनेटली पंजाब भी उतना कम पानी लेगा, सिंध भी अपने हिस्से का उतना कम पानी लेगा, बाकी सूबे ज्यादती हो रही है KP के और बलोचिस्तान से, जिनको उनके हिस्से का पानी हम दे ही नहीं रहे। अब उनके यहाँ एक दो नहरें निकलनी है और उन नहरों के जरिए उनको पानी देना। उनका कौमी शेयर में जो बिल्कुल चुप बैठे हैं बेचारे, उनका शेयर उनको मिल ही नहीं रहा। मगर कायरा साहब फिर हंगामा क्या है, अब करे क्या, आगे कैसे बढ़े? और अगर हो गया यानी कि बन गई तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या ऑप्शन होगी? देखिए ना, अगर बन गई तो फिर आप तो कौमी बाज़ औक़ात ये भी तो होता है ना कि रियलिटी अपनी जाती है और परसेप्शन के ऊपर तबाहियां बच जाती है। बिल्कुल ठीक। तो हमें उससे बचना चाहिए।
रियलिटीज बड़ी तल्ख होती हैं, लेकिन रियलिटीज के साथ सारा जिया नहीं जाता, आपने परसेप्शन को भी ठीक रखना है। तो इसकी बेहतरीन तरीका यही है कि इस मामले को ठंडा किया जाए, इसके ऊपर मुकालमा खोला जाए, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है उस पर एड्रेस किया जाए और इस पे इत्तेफाक किया जाए। और सिंध को भी चाहिए कि वो भी पंजाब के मुकदमे को गौर से सुने। अब हुआ ये है कि इसके ऊपर मीडिया के ऊपर बहुत डिबेट हो गई। सोशल मीडिया वैसे ही वो अनसोशल मीडिया है, वहां तो वो जहान के मुगलजात है चाहे आप छेड़ दे, वो मुगलजात छेड़े जिनका हकायक से ताल्लुक नहीं है, और उसके नतीजे में वहां पे एक कौम परस्ती की जो बिल्कुल मरी हुई जान थी उसमें जान डालने की कोशिश कर दी गई। और ये क्योंकि पॉजिटिव प्रॉपर नारा है जिसपे, और उससे एक प्रेशर बिल्ड हो गया। अब वो सियासी जमातों के ऊपर भी आ गया, रियलिटी में भी होगा और साथ परसेप्शन का इशू भी आ गया। साहब पीपल्स पार्टी में तो ये इल्जाम लग रहा है ना कि आप लोग इतने देर से खामोश रहे, यानी 2023 से ये मामला चल रहा था, खामोश रहे। जब आपने देखा, ये इल्जाम मैं बता रहा हूँ जो लग रहा है कि जी कौम परस्त जमातें, चाहे वो सुमरो साहब हों, मौलाना साहब की हों जमातें या दीगर हों, हयाज लतीफ अली जो, वो लोग जब उन्होंने आवाज उठाई तब आप लोगों ने अपनी बका की खातिर आपने आवाज उठाई। खिलाफ हकीकत बात है, बिल्कुल खिलाफ हकीकत बात है। इसकी बहुत सारी वजाहत कर चुके हैं, इसकी डेट्स दे चुके हैं बाकायदा। अगर आप चाहेंगे तो मैं किसी प्रोग्राम में जो सिंध के हमारे एक्सपर्ट हैं उनको कहूंगा कि वो आपके प्रोग्राम में उसकी तफसील दें बाकायदा। इसलिए कि ये प्रोग्राम जब शुरू हुआ इसके ऊपर, तो सिंध गवर्नमेंट में सिंध के चीफ मिनिस्टर ने बाकायदा लिखा, एक नहीं मुतअद्दिद खतूत लिखे, इरसा को लिखे कि जनाब ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, ये हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन उस पे और मुख्तलिफ फोरम पे भी एजिटेट हुआ, पहले असेंबली के अंदर भी डिबेट हुई छोटी मोटी, लेकिन इस मामले को इस तरह नहीं उठाया गया। इसलिए कि अगर आप पहले दिन कहते कि ये मेक और ब्रेक हो जाएगी, तो आप यानी आप ये कहेंगे कि हमें सीसीआई की मीटिंग का इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हमें एक दूसरी बात मेरा ख्याल है, आप जैसे जो हमारे मुदब्बर और बुजुर्ग है ना जी सीनियर, आपको चाहिए कौम से भी अपील करें, आपकी आवाज में बड़ा वजन है। सारे लोग जज्बात को एक तरफ रखते हुए, अपनी नैरो नेगेटिव पॉलिटिक्स को एक तरफ रखते हुए, हकायक के लिए अपने दिमाग खोल के रखें। ठीक है सर, एक मुझे क्विक ब्रेक लेनी सर, गायरा सर एक बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं। साहब हमारे साथ हैं। हाँ जी सर, वो साथ हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। क्विक ब्रेक। वेलकम बैक। मोइन भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामिद साहब, कायरा साहब ने तो अपना जो है ना वो मुद्दा बयान कर दिया। भट्टू साहब, ये आप कायरा साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, अब आइंदा का नक्शा क्या है, किस तरीके से आप इस सूरत हाल को संभालेंगे? कायरा साहब की बहुत सारी बातों से मुझे इत्तेफाक है कि उन्होंने जो निशानदेही की वो ठीक की थी, लेकिन मेरा ख्याल के मुताबिक जब सीसीआई में ये इशू डिस्कस हो जाएगा तो ये एमिकेबली और यूनानिमसली इंशाल्लाह इस पे जो सारे सूबे वो एग्री भी कर जाएंगे और ये इशू भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो ओवरऑल शामी साहब, शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है वो पूरी दुनिया में भी है, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये बड़ा स्ट्रेस है इसका। और इस सिलसिले में जो मौजूदा हुकूमत है उसने पानी के स्टोरेज के लिए, क्योंकि पानी की सतह दिन ब दिन कम हो रही है, और ये बात दुरुस्त है कायरा साहब की कि ये इशू जो है आइंदा आने वाले वक्तों में और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, मगर उसका हल सिर्फ यही है कि इरिगेशन के लिए, पीने के पानी के लिए या बाकी इंडस्ट्री के लिए जितना भी पानी चाहिए उसका जो उसको प्रिज़र्व करने का, स्टोरेज करने का कोई मंसूबा जो है वो हुकूमत की तरफ से भी होना चाहिए, और जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं इस सिलसिले में उन्हें भी कोई ना कोई अपनी तजावीज़ देनी चाहिए। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक़ है, इस सिलसिले में पानी के स्टोरेज के मुख्तलिफ़ मनसूबा जात ज़ेर गौर हैं, ताकि जब पानी खुदा न खास्ता बहुत शार्टेज हो जाए, फ्लड के आने से तो पानी का फ़ायदा होता है कि जो सतह है पानी की वो बुलंद हो जाती है, मगर जो सूबों का जो जहाँ तक ये इशू है, ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तक जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, ये इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। भट्टू साहब देखें, आप लोग तो कह रहे हैं कि आप हम बारिश का पानी महफूज करने का कोई तरीका नहीं है, जगह जगह कुएँ खोदने चाहिए ताकि बारिश का पानी ज़मीन में
दोबारा डाला जा सके। इसी तरीके से जो हम मीठा पानी वो इस्तेमाल करते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए बाथरूम्स में इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियाँ धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पानी को रिसाइकल करने की ज़रूरत है। तो हम तो बहुत चीज़ पानी जो है उसको ज़ाया करते चले जा रहे हैं और हमें उसकी कदर ही नहीं है। और अब आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, जब खुश्कसाली होगी तो कहाँ जाएंगे? ये बिल्कुल आपने बजा फरमाया जी कि पानी को हम ज़ाया भी बहुत करते हैं, लेकिन इस सिलसिले में भी बहुत सारे मनसूबा जात जो हैं, जो पब्लिक की तरफ भी कैंपेन भी जारी होनी चाहिए कि पानी को ज़िया जो है उसको बंद किया जाए। फिर इस तरह जो इरिगेशन का सिस्टम है उसमें भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आपके इल्म में होगा कि उसको भी स्प्रिंगल जो इरिगेशन सिस्टम है और जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस भी कराया गया और सूबे में ये काफ़ी जगहों पे इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन भी होगी और जो प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो इस पे अमल भी कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम पानी को जो है वो स्टोर किया जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए, उसके इस्तेमाल। अभी तो आपने जो सोलर पे ट्यूबवेल लगा दिए हैं, अब शिकायतें आ रही हैं कि वो ट्यूबवेल चलते चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा पानी ज़मीन से खींच रहे हैं। अब ये भी मसला है, जो काश्तकार समझता है कि कीमत तो अदा नहीं करनी पड़ेगी बिजली की, वो ट्यूबवेल को चलाता चला जाता है। जी, उसके लिए ये स्कीम ज़ेरे गौर है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे, जैसे चाइना में एक 3 गॉर्जेस डैम के साथ साथ उन्होंने एक तरीक़ाकार बनाया जी, हर 300 किलोमीटर के बाद एक बहुत बड़ी झील बना दी है पानी की, कि पानी को स्टोर कर दिया है। इसी तरह मौजूदा हुकूमत के भी ज़ेरे गौर ये मंसूबे हैं कि मुख्तलिफ़ कंपाउंड बना दिए जाएँ, दरियाओं के किनारे जो है फ्लड का जो पानी है उसको भी स्टोर किया जाए, उसको महफूज किया जाए, ताकि पानी की ये जो ये सर ज़ेरे गौर मंसूबे 5 साल हैं या फौरी तौर पे शुरू होने वाले मंसूबे हैं? ये मसाइल तो फौरी है ना, यानी कितना अरसा लग जाएगा आपकी बात? ये सोचते 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 अभी इसमें ये मेरा ख्याल लग जाएगा। ये मेरा ख्याल है ये मंसूबा कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए कि इसमें जो कोई टेक्निकल मामला तो है नहीं पानी को स्टोरेज करने का, कि ये मुख्तलिफ़ जगह पे पानी के जो कंपाउंड हैं उनको बनाया जाए और झील की सूरत में स्टोर किया जाए, और दरियाओं के किनारे जितना फ्लड का पानी है उसको भी स्टोर किया जाए, बजाय इसके कि पानी का फ्लो के साथ साथ वो आगे समुद्र में चला जाए। पहले तो ये मसला देखते हैं वट्टू साहब, आपने यकीन दहानी करा दी है, अब देखते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन वट्टू साहब हमारे साथ जो है वो मौजूद रहे। मोइन वट्टू साहब माशाअल्लाह बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, मियाँ यासीन वट्टू साहब के भाई हैं। बड़ी देर के बाद इनकी बारी आई है वज़ारत की और इसी प्रोग्राम में आपने बुला के कहा था, पूछा भी था आप क्यों नहीं वजीर बने। अच्छा सर, आज एक हम आते हैं ज़रा पीटीआई के मामले पर क्विकली। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अच्छी खबर यही है पीआईए जो है वो प्रॉफिट में चली गई सर। नहीं, एक तो पीआईए प्रॉफिट पे चली गई है और पीआईए जो है यानी ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं इस वक्त तो हवाबाजी के वजीर हैं ना। जी हाँ बिल्कुल, तो बहरहाल उसकी तो फिर दाद तो देंगे शहबाज शरीफ साहब को भी, ख्वाजा आसिफ साहब को भी, और पीआईए की जो इंतजामिया है उसको भी। अभी तो आप देखें पूरा यूरोप जो है उसमें तो पीआईए जा नहीं सकती थी। हाँ जी, वो हमारे जो वजीर थे हवाबाजी के चौधरी सरवर साहब, गुलाम सरवर, हाँ जी, उन्होंने पायलट से मुतालिक एक बयान दिया। साहब के वजीर थे, हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल भट्टा बैठा दिया। वो कैसे हवाबाजी के वजीर थे? पायलट जो हैं तो उनके तो तरबियत याफ्ता ही नहीं है। हाँ जी, लाइसेंसेस उनके गलत है। उसके बाद फिर जितना खसारा, कमर मजीद टूट गई पीआईए की। बहरहाल अब ये अच्छी खबर है, पीआईए खसारे से निकली है। सर अब भी क्या प्राइवेटाइज करेंगे? प्राइवेटाइज तो होना ही होना। अच्छा, प्राइवेटाइज होगी, इसका मतलब अच्छी कीमत मिल जाएगी और अच्छे तरीके से ये पीआईए जो है आइंदा चल सकेगी। अब वो मीम्स नहीं बनेंगे। और है, देखिए मुराद अली शाह साहब जो सिंध के वज़ीर आला हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी वज़ीर आज़म को कि भाई ये सखर और हैदराबाद मोटरवे है, इसको तामीर क्यों नहीं किया जा रहा और इनको पीएसडीपी में क्यों नहीं रखा गया, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि हाँ एक कोताही हो गई है, हाँ बिल्कुल इसको तरजीहात पे पहली तरजीह पे रखेंगे,
इसकी तामीर होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात की है, अच्छा जवाब मिला है। ऐसा जवाब जो है बाकी सारे मामला जो नहरी पानी का मामला वो भी हल हो जाए आपस में बिल बैठ के, तो बड़ी अच्छी बात होगी। सर बड़े अच्छे लोग, पीटीआई का मामला है, पीपल्स पार्टी में मैं आ रहा हूं, मामला भी हल होना चाहिए। हाँ, पीपल्स पार्टी का आपने जिक्र किया, बड़े अच्छे लोग हैं, जैसे मुलाकातें हो गई आज तो। हाँ जी, मैं सर वो जिक्र करना चाह रहा था ताज हैदर साहब का, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी की बात हो रही है। के लोग जो हैं उनके लिए भी दरवाजे खोले जेलों मैं वो सर अभी उस पानी से मुलाकात कर सकें। तो हमारे जो हैं ताज हैदर, सेनेटर ताज हैदर पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे और बड़े प्रोफेसर थे और माहिर रियाजी के माहिर थे। उनका हिसाब मजबून था और बड़े ही मजे हुए सियासी वर्कर, लिसानी सियासत में यानी इन्वॉल्व होने से इनकार कर दिया, डट के खड़े रहे एमक्यूएम के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में से थे और उनको हम सलाम पेश करते हैं। और कमाल एक कमिटमेंट के शख्स थे और वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो ऐसे सियासी कारकुन जो हैं वही सियासत का हुस्न है, वही जमहूरियत का हुस्न है। और हमारे जो हैं आसन बून साहब, हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर, बहुत बड़े वकील रहनुमा हैं माशाल्लाह। तो उनके भतीजे चौधरी नौशेर हयात बून 35 साल की उम्र में काश्तकार थे, हाफिजाबाद में काश्तकारी करते थे। उनका इंतकाल हो गया। उनके लिए साले सवाब के लिए आज गए। सोहेल वरज साहब भी थे, मुरीम खान साहब भी थे, फवाद चौधरी साहब भी थे, फैसल चौधरी साहब भी थे, आमर राजा साहब, सब हम गए। वहाँ तो हैरान रह गया, हाई कोर्ट बहुत अरसे के बाद जाना हुआ। हाई कोर्ट के इर्द गिर्द तो ऐसा तिल झरने की जगह नहीं थी और जो अपना मोटरसाइकिलें यानी पार्क की ही हैं, डबल लेन सड़क के ऊपर गाड़ी चल नहीं सकती, पैदल चलना दुश्वार है। ये हमारी जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस साहबा जो हैं वो कभी बाहर निकल के ये भी देखें कि ऐवान इंसाफ के इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हमारी वजीर आला जो है वो तजावुज़ात खत्म कर रही। भाई खुदा के लिए कोई यहाँ भी कोई पार्किंग प्लाजे बना दें, एक दो बाजार साफ कर दें, वकीलों के चैम्बर ठीक कर दें, कोई इनको भी, और वकील जो हैं उनको कोई परेशानी नहीं है। कीड़ियों की तरह, चींटियों की तरह वो रेंग रहे हैं और अपने अपने जो बिल हैं उसके बिलों में घुसे हुए हैं। छोटे छोटे चैम्बर हैं और उसमें भी एक एक कमरे में 10-10 आदमी, पता नहीं क्या कमाते। बारिश होती है सर, पानी स्टे ले लेता है। अच्छा सर, वकीलों की बात हो रही है, जरा पीटीआई के वकला की बात कर लेते हैं आपस में। ये तो हाई कोर्ट के गिर्द दौरा करें मरियम नवाज और हमारी जो चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम, वो भी जरा बाहर निकल के देखें। कोई इंसाफ जो है को इर्द गिर्द भी होना चाहिए। लोगों का चलना दूबर है, सांस लेना दूबर है, को खुदा देखे ना, खुदा ला कोई कुछ तो करे ना। सर इस वक्त तो सांस लेना ना वकीलों के लिए मुश्किल हुआ है जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। जरा सेनेटर अली जफर साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं, जरा वो सुने। अकरम राजा साहब तो बरस रहे थे, उसी का जवाब दिया उन्होंने और साहब पर। ये कैसे मिल गए, इनका तो नाम नहीं दिया था। सर मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए जरा। गुस्से आने में क्या जरूरत है, अली जफर साहब क्या पानी से मिले हैं ना, कोई ऐसी किसी से क्या मिले हैं। कमाल है। अली जफर साहब जी, उन्होंने क्या कहा राजा साहब के कमेंट पे? इंस्ट्रक्शंस दी कि जो मिलने मिलाने का मसला है इसको आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं। खान साहब ने मुझे सामने तो कभी नहीं कहा कि मैं किससे मिलना चाहता हूँ, किससे नहीं चाहता। मुलाकात में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है राजा साहब ने अपनी कमेंट से, ये मेरा ख्याल है जायज़ नहीं है। मुझे अफसोस हुआ। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर उनसे नेशनल इंटरेस्ट की बात करना चाहता है, सिक्योरिटी इशू पे करना चाहता है, तो उनको इजाज़त है कि वो बात करें। अच्छा, पीटीआई जो है ना, पीटीआई को पीटीआई से शदीद खतरा लाहक। अच्छा, उसके वकीलों को अपने वकीलों से खतरा लाहक है। सभी को सभी से खतरा है। और खुदा खौफी करें। और जब भाई ये क्यों मिलने चला गया, मैं क्यों नहीं गया, मेरा नाम क्यों नहीं दिया, इनका नाम कैसे आ गया, क्या यानी ये किस तरह के तमाशे हो रहे हैं। इस तरह क्या कहते हैं, नौज देना कहते हैं, ये बस नौज देने में लगे हुए एक दूसरे को। मज़े की बात यह है, बैरिस्टर गौहर को भी मैं सुन रहा था, तो वो कह रहे हैं कि जी 25 मार्च को जब तीनों बहनों को रोका खान साहब की, तो उस वक्त जो है वो वकला अंदर चले गए। वो क्यों गए, उसमें सलमान राजा साहब भी शामिल थे। मज़े की बात तो ये सर, कल भी तो रोका था ना पीटीआई के जो बानी है उनकी बहनों को, और कल कौन मिलने चला गया, कल बैरिस्टर गौहर साहब अंदर मिलने चले गए। उस पर जो है वो ये एतराज़ कर रहे हैं। जिसका दाव लगा भाई उसको मिल लेना चाहिए। इसमें आखिर पीटीआई के चेयरमैन से मिलना है ना, इमरान खान साहब से मिलना है,
कोई उनसे मुलाकात के बहाने वो अंदर कोई शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात तो नहीं होनी, या राना सनाउल्लाह तो नहीं बैठे हुए। लेकिन सर जो ये बात कह रहे हैं, या कोई मोहसिन नकवी साहब मिल जाएंगे, मुलाकात तो अपने चेयरमैन से होनी है ना, तो इतना इसमें परेशानी क्या है? चेयरमैन बकौल इन लोगों के, चेयरमैन को कोई एतराज नहीं है कि कौन आए मिलने मुझसे, कौन ना आए, उनको कोई एतराज नहीं है। चेयरमैन से मिले, हाँ, अपना उनसे उनके जाके सलाम करें, उनके चरण छुएं, उनको जनाब वफा का यकीन दिलाएं, तो इसमें क्या हर्ज है? ये नहीं, उनसे मुलाकात पर क्यों पहरे बैठाए जा रहे हैं और लिस्टें क्यों बनाई जा रही हैं? क्यों लिस्टें बनाई? मतलब यह ठीक है, एक फॉर्मेलिटी अपनी जगह होती है, लेकिन इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब तो खान साहब ने आप भी इतना गुस्सा ना करें थोड़ा सा। अब सियासी कारकुन जो है ना, वो तो यहाँ तो सियासी कारकुन तो हैं ही, डिसिप्लिन से आ रही हैं, तो माशाल्लाह उन पे क्या हर वक्त कोई नाकबून चढ़ाते रहे, आप अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे। अच्छा सर, एक तरफ तो क्योंकि बस आखिरी मिनट चल रहा है, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ये जो मुलाकातों पर है, सुप्रीम कोर्ट जाने का कह दिया है खान साहब ने कि जाओ जी मामला लेके जाओ, जाएं, आपको रोक सकते हैं हम। अच्छा, लेकिन कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, दरखास्त दें, लेकिन सर तो हुकूमत तो कह रही पता नहीं 2000 मुलाकातें उनकी एक साल में हुई हैं, खान साहब की 2000 मुलाकातें हुई हैं एक साल में। हाँ जी, तो ऐसी मतलब मुलाकातें तो हो रही हैं। हाँ, और जो मुलाकातें हो रही हैं सर, उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्योंकि खान साहब तो कह रहे हैं कि हमने नहीं मिलना, यानी कि लाल झंडी दिखा दी है हुकूमत को, वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। वो जो उनसे वो उनकी बात अलग है, जो मुलाकातें हो रही हैं तो जरा ठंडक हो जाती है, भड़ास निकल जाती है, लोगों से हाल अहवाल दे लेता है आदमी। हमारी तो ख्वाहिश है खान साहब की जल्द जमानत हो या उनका मुकदमे खत्म हो, वो बाहर आए ताकि हम भी उनसे मिल सकें आज़ादी के साथ, और चाय पिलाते थे, एक बिस्किट भी कभी कभी खिला देते थे। अच्छा, बड़ा दिल करता है, वो याद आते हैं। हाँ। और बड़ी अच्छी सोबतें उनसे रही, हाँ। बड़ी डिस्कशन रही, हाँ। बड़े एक तो दिल उदास होता है, हाँ। जब उनका जिक्र आता है। उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात कम कर दे। मुलाकात के लिए मैं ख्याल आपको भी शायद कहा गया था कि आपका बंदोबस्त हो रहा है, आप क्या बना? मुझे उनके एक वकील साहब ने कहा था कि हम बंदोबस्त कर रहे हैं। अच्छा, फिर वो गुस्सा दे गए, मेरा ख्याल उनके अपने पे ही पाबंदी लग गई शायद। तो अब वो क्या बंदोबस्त करेंगे? अब अगर हम हुकूमत से कोई इजाजत लेने की कोशिश करें जाते जाते, अगर तो फिर वो कहेंगे ये हुकूमत ने भेजा है इनको। हाँ, मैं यही पूछना, अगर आपको मौका मिल जाता है, जाते हैं, क्या आप कहेंगे? कोई तीन बातें। ये तो जब उनको कहेंगे ना, आपको क्यों बताएं सर? थोड़ा सा तो बताएं, उनके देखने वाले तो इंटरेस्ट लेते हैं। तो राज की बात है। अच्छा, कमाल है, यानी बड़ी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ, ये तो इकबाल कह गया, तो मेरे कान पकड़ाना चाहते हैं आप? चले सर, कान पकड़ते हैं हम और ब्रेक। खान साहब मिलने से इनकार कर देंगे। अच्छा, अब तो मुलाकात तो तब होगी नहीं जब वो बुलाएंगे। हाँ, हम हुकूमत से इजाजत लेके नहीं जाएंगे, फिर हम तो मशकूक समझ लेंगे हमें वो। सर आप कभी कहते हैं कि इजाजत तो हुकूमत ही देती है। अब सोहेल बराज साहब और मेरा प्रोग्राम है, देखिए जब कोई पैगाम आ जाए उनकी तरफ से। चलें देखते हैं, फिलहाल तो ब्रेक का पैगाम है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।